हम बात कर रहे हैं नए सवेरे की और अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सलमा अहमद से। डॉक्टर सलमा पीएचडी और एमबीए हैं और उनके रिसर्च में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम शामिल है। इन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 50 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज में शिरकत की है और साथ ही 90 से ज़्यादा रिसर्च पेपर शाये हुए हैं। इनके अलावा डॉक्टर सलमा ने हाउ टू राइट एंड एनालिसिस केसेस नाम की एक किताब भी लिखी है और जिसका इजरा 2011 में हुआ था दिल्ली में। वाज़ेह है कि यह किताब मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ परचेज एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट कोलालमपुर के ताउन से मुनाकिद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन में मुंतखब 20 लोगों में भी तकसीम हुई थी। डॉक्टर सलमा को लिखने से खास लगाव है और इसी लगाव ने उनकी 16 केस स्टडीज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के लिए भी शाये करवाई है। डॉक्टर सलमा को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर पर भी केस स्टडी पेश करने का मौका मिला है। इसके अलावा डॉक्टर सलमा की जानिब से दीगर तकरीब का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें केस राइटिंग एंड एनालिसिस और बिजनेस सिमुलेशन गेम्स अहम मौजू रहे हैं। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दवाखाना तिब्बिया कॉलेज में मेंबर इंचार्ज हैं डॉक्टर सलमा। मैडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर सलमा, सबसे पहले मैं बहुत आपकी जो शख्सियत है उसको जब मैं पढ़ रहा हूँ पूरा आपके बारे में बायोग्राफी, तो एक तरीके से मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे कौम में और हमारे माशरे के अंदर आज के टाइम में इतनी बड़ी शख्सियत पढ़ी लिखी हुई है। मैडम, आपसे समझना चाहूँगा शुरुआत कैसे हुई है और जो आपने एक के बाद एक इतनी सारी केस स्टडीज़ की है उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहूँगा। एक्चुअली मैं तो शुरुआत की थी, बेसिकली पढ़ा रही थी अपने यूनिवर्सिटी में, अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। और अक्सर ये होता है कि हम एग्जांपल्स देते हैं, कोई इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी मैंने एग्जांपल दी जी। तो उस पे स्टूडेंट्स क्वेरीज करते हैं तो पढ़कर जाना पड़ता था, उसको डिटेल में बताना पड़ता था। तो वो एक छोटा सा एग्जांपल से ही काम नहीं होता था, तो पूरा मुझे रिसर्च करना पड़ता था कि इसके बैकग्राउंड क्या है और क्यों ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे हुआ। फिर मैंने सोचा कि जब मैं एकेडमिक्स में ही हूँ तो इसे क्यों नहीं हम एक पूरा कहानी जैसा लिखें, एक पूरा केस जिसे हम मैनेजमेंट में कहते हैं। सो दैट इज़ हाउ हम डेवलप करना शुरू किए। पहले मैं दूसरे की केसेस पढ़ती थी और स्टूडेंट्स को वो देती थी एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ये क्रिटिकल एस्पेक्ट है फॉर मैनेजमेंट टीचर्स, फॉर एनी मैनेजमेंट स्टूडेंट, कि वो अपने जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करें, क्योंकि फ्यूचर में हम उन्हें या हमारे स्टूडेंट्स को मैनेजर्स बनाते हैं और ये मैनेजर्स जब इंडस्ट्री में जाते हैं हर तरह की प्रॉब्लम उसकी आ सकती है। एचआर का इशू हो सकता है, वर्कर मैनेजमेंट रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, डिससैटिस्फैक्शन का इशू हो सकता है। अगर हम प्रोडक्शन में हैं तो जैसे अभी कोविड के सीन में सप्लाई नहीं हो रही थी रॉ मटेरियल्स की, तो फिर कैसे प्रोड्यूस करें, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे। तो जब तक नहीं हम उन्हें बताएं ये सिचुएशन लेकर, लेकिन हमारे पास जितने से ज़्यादा केसेस रहते थे वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में रहते थे। यूके में ऐसा हुआ, यूएस में वैसा हुआ, जो हमारे इंडियन सिस्टम से थोड़े से डिफरेंट थे, अलग थे। सो देन आई थॉट कि व्हाई नॉट राइट। तो मैं इंडियन सिचुएशंस में जो होते हैं, जो भी प्रॉब्लम आए, सप्लाई की प्रॉब्लम हो या वर्कर ह्यूमन रिलेशंस की प्रॉब्लम हो, डिससैटिस्फैक्शन की प्रॉब्लम हो, तो वो लिखना शुरू किया। इसी तरह से हमारी शुरुआत थी। फिर जब एप्रिसिएशन मिलने लगा तो फिर वो मोटिवेशन बढ़ता गया। यही मोटिवेशन जो है बढ़ता गया है और यही लोगों को जो नौजवान हैं वो आपसे सीख रहे हैं। लेकिन एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात की जाए, जैसे कि आपने भी जिक्र किया है कि ख़ास तौर पर कोविड के टाइम पर इस चीज़ को लेकर हमने बहुत चीज़ों को झेला है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए किसी भी एक मैनेजर के अंदर, और उसकी जो नॉलेज है वो उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? लाइक अगर कोविड जैसा दौर आ जाता है और किसी चीज़ की सप्लाई मुतासिर हो रही है, उसके अंदर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो कैसे कोई इसको आगे बढ़ाएं? हाँ, ये कोविड जैसे सिचुएशन में सप्लाई की रेस्ट्रिक्शन हर जगह हो गई। हमें एक चीज़ मैन्युफैक्चर करना है, मुझे 5 तरह के रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो 4 तरह के आ गए, 5वां नहीं आ पाया बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर से आती थी, बाहर से आती थी।
तो ऐसा सिचुएशन आया, मतलब फिफ्थ कंपोनेंट अगर हमारे पास नहीं है, हम तो बना नहीं पाएंगे। तो हमारे पास ऐसे सिचुएशन के लिए हमेशा एक कंटिंजेंसी प्लान रहनी चाहिए कि अगर ऐसा कभी हुआ तो हम क्या करें। तो वो बाहर से आता था, इंडिया से ले, मे बी बाहर से वो कम कॉस्ट में प्रोड्यूस होता था, तो हम इंडिया में ऑल्टरनेटिव सप्लाई है कि नहीं। अगर वो नहीं हो पाया, हम कोई ऑल्टरनेटिव मटेरियल यूज कर सकते हैं कि नहीं। वो जो मटेरियल आने वाली थी, फिफ्थ कंपोनेंट जो नहीं आ पाया, उसे ना यूज करके हम कुछ और ऑल्टरनेटिव मटेरियल यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा काम बनता रहे। वो पहले जैसी बात तो नहीं होगी, क्योंकि हम बेस्ट प्रोक्योर करते थे बाहर से, लेकिन वो अगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से सप्लाई चेन मैनेजर का एक है। The other thing, उनके पास जहन पे रहना चाहिए कि हम स्टॉक कीपिंग भी करें, कि अगर बाई चांस हमारा 14 दिन लगता है आने में, 14 से ज़्यादा दिन लगे, महीना भर लग गया, कुछ ट्रकर्स स्ट्राइक हो गए, हमारी मटेरियल अगर इंडिया से ही आती थी, चेन्नई से, ट्रकर्स गो ऑन स्ट्राइक, उनकी स्ट्राइक हो गई, वो नहीं आ पाते, तो कुछ लिमिटेड डेज के लिए हमारे पास स्टॉक भी रहना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद ना हो, और हमारी सप्लाई इवन इफ इट इज स्लो, कम अमाउंट में, लेकिन हम दे पाए उन्हें। सो दीज आर सर्टेन प्लान्स सप्लाई चेन मैनेजर के जहन में रहना चाहिए। ऑल्टरनेटिव्स हम कहाँ से करें, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल कहाँ से ला सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर को अपने साथ लेना है कि अगर ये मटेरियल नहीं आया, कोई और चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो इस टाइप के उनके जहन में रहना ज़रूरी है। और मैम, हमने देखा है कि जो आज की जो ख़वातीन हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो आपसे इस चीज़ को सीखेंगी। और अगर मैं एक तरीके से लेडीज़ की बात करूं तो वो भी एक तरीके से अपना आप में घर की मैनेजर होती है। उनको हर एक मैनेजमेंट का जो तजुर्बा होता है कि भाई राशन कब मंगाना है, कपड़ों को कब सफाई करवानी है, घर का कब कब रख रखाव करना है, बच्चों की स्टडी को लेकर भी, ये तमाम चीज़ें एक लेडी के अंदर होती है। तो जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए आप क्या एक एडवाइस जारी करना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपना आप को एक मैनेजमेंट के अंदर ढालें और हर चीज़ को एक तरीके से प्रॉपर वे में करें? हाँ, ये बात तो मैं अपने गर्ल स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ। हमारे अंडर 3 गर्ल स्कॉलर्स है, अदरवाइज मैं रिसर्च ऑपरेशंस में करवाती हूँ, उसमें ज़्यादातर लड़के ही आते हैं। इत्तेफाक से लास्ट 2-3 साल से आई एम गेटिंग सम गर्ल्स जो ऑपरेशंस में अपनी इंटरेस्ट दिखा रही है। तो उनको हम हमेशा कहते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली मैनेजिंग योर पीएचडी नाउ। अब पीएचडी के अलावा तुम्हारे पास, अभी ठीक है तुम सिर्फ पीएचडी कर रही हो, इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे आगे चल के। सो यू प्रिपेयर योरसेल्फ। अक्सर वो आते हैं कि मैम ये नहीं हो पाया, सिर्फ क्यों नहीं हो पाया, यू कीप अ डेडलाइन फॉर एवरीथिंग। तो हम उनके लिए टर्म यूज करते हैं मल्टीटास्किंग। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा टुडे यू आर जस्ट डूइंग स्टडीज, अम्मा है घर पे गए, पढ़ाई किया और सो गए। ऐसे तो हमेशा नहीं कर पाओगी। यू हैव टू be responsible for so many things. You have to, maybe you'll be in academics, you'll teach somewhere. The same thing, you आपको research में भी आपको time देना है. So with your 24 hours you have to distribute. आपको हर तरह के काम पे distribute करना है. एक काम खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, जो कि बहुत different रहेगा। जी, आपको वो स्विच ओवर करने की कैपेसिटी रहनी चाहिए। मैं लड़कियों को ज्यादातर कहती हूँ, हमारे अंडर 2-3 रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अभी तो तुम सिर्फ पढ़ रही हो, बस दैट इज इट, लेकिन रिसर्च का भी काम करो और कुछ भी करो। सो यू हैव टू बी अ मल्टीटास्कर। ये नहीं कि हम एक ही काम करेंगे, एंड देन यू विल एंजॉय इट मोर ऑल्सो, शिफ्टिंग। सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। एक टाइप का काम किया, फिर कुछ और किया, तो जहन को उस तरह से बनाना पड़ेगा। ये तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, करती भी हूँ। यू हैव टू बी मल्टीटास्कर। ये तो अक्सर बताती हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है। और मैम एक चीज़ हम देखते हैं कि आपका जो एक लिखने का लगाव है, इसे जज्बा कहें या लगाव कहें या फिर आपकी आदत कहे, यही वजह है कि 16 केस स्टडीज़ आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के लिए भी शाये कराई है, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में केस स्टडीज़ पेश करने का आपको मौका मिला है। तो मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि आज का जो नौजवान है, जो यूथ है, उसको लिखने से थोड़ा सा वो घबराता सा है। अगर कोई सी चीज़ उसको लिखनी है तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, कहीं से कॉपी किया, कहीं से पेस्ट किया और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, तो लिखने से थोड़ा घबराता है। उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि यू कैन गेट आइडियाज, इंटरनेट से आपको आइडियाज मिलेंगे, लेकिन अब आप अगर उन पे डिपेंडेंट ही रहें, देन योर ओन आइडियाज गेट किल। जैसे मैं क्लास में केस स्टडीज करवाती हूँ, तो ग्रुप्स बना दिया, हमारे 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके 5-5 की ग्रुप बना दिया और सबकी मोबाइल ले लेती हूँ एंड आई जी टेल देम कि आप अपने आपस में डिस्कस कीजिए। पांचों का ग्रुप बना, 8 ग्रुप्स बन गए इस तरह से। अब वो 5 लोग अपने आप में डिस्कस कीजिए, डोंट बी डिपेंडेंट। अगर हमें जी। उनको दे देते हैं ये केस, वो घर ले जाए हम्म। और करके लाए 3 दिन बाद या 1 हफ्ता भर का टाइम, ऑटोमेटिकली वो इंटरनेट में ढूंढते हैं जी और वहां से आइडियाज लेते हैं, तो अपनी उनकी क्रिएटिविटी किल हो बेशक। जाती है। तो मैं अपने क्लास में कभी नहीं अलाउ करती, हमारा एक सेमिनार रूम है, वहां सारे बच्चों को ले जाती जी हूँ, केसेस एक एक कॉपी दे देती हूँ, तो आप 10 मिनट का टाइम देती हूँ, 5-7 मिनट के आप पढ़ लीजिए। यानी कि यहाँ देन पर भी एक तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, ताकि इंसान को ये पता चले कि उसके पास ये डेडलाइन है और इस डेडलाइन में उसको वो काम मुकम्मल करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थी डॉक्टर सलमा, जो कि इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दवाखाना तिबिया कॉलेज में मेंबर इंचार्ज भी है। तो नया सवेरा में फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक और मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर